हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय डेमोग्राफी, जिसे हिंदी में जनांकिकी कहते हैं, इसका अर्थशास्त्र में क्या महत्व है, इसका अध्ययन करेंगे हम। डेमोग्राफी, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये शब्द ग्रीक भाषा से संबंधित है। डेमो प्लस ग्राफी। डेमो का अर्थ है जनता और ग्राफी का अर्थ है लिखना, यानी कि जनता के विषय में लिखना। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग आइशले गुलार्ड ने 1855 में किया था। पुराने समय से ही जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाते थे। जनसंख्या संबंधी अध्ययन के क्षेत्र में जनगणना तक ही सीमित था। उस समय पे, जब प्राचीन समय में सिर्फ जनगणना से ही मतलब था। लेकिन अगर आज के टाइम पे इसका प्रयोग देखा जाए तो ये जनसंख्या के आकार, संरचना, अन्य वितरण का अध्ययन, ये सब जनांकिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो गया है। गणितीय विश्लेषण करना उनका। अब कुछ विद्वानों ने इसकी विषय वस्तु को ध्यान में रखकर, इसकी वैज्ञानिकता को ध्यान में रखकर, और कुछ ने इसकी उपयोगिता को आदि को ध्यान में रखकर इसको परिभाषित किया। यानी कि जनांकिकी के संबंध में जो परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों या विषय के एक्सपर्ट्स द्वारा जो भी परिभाषाएं दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं। एक अर्थशास्त्री जनसंख्या को श्रमपूर्ति के रूप में, उपभोक्ता के रूप में देखता है, इसके रूप में अध्ययन करता है। एक समाजशास्त्री जनांकिकी में जनसंख्या के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करता है। एक जीव शास्त्री, भूगोल शास्त्री जनांकिकी में जैविक तथ्यों और भौगोलिक वितरण का अध्ययन करता है। यानी कि हर किसी का एक अध्ययन करने का जो दृष्टिकोण है वो भिन्न भिन्न है। फिर भी हम जनसंख्या को, परिभाषाओं को हम दो दृष्टिकोण के हिसाब से पढ़ेंगे। एक संकुचित दृष्टिकोण, यानी कि कुछ विद्वानों ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या को जो परिभाषाएं दी हैं तो उसको संकुचित क्षेत्र में रखा है। जैसे आइसले गुलार्ड, ये जनांकिकी के बारे में बताते हैं कि जनसंख्या की सामान्य गति और भौतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है। केवल आंकड़े ही एकत्र करना, जनसंख्या के आकार के बारे में, उनका वितरण कैसा है, एक आंकड़े एकत्र करना, इसलिए इनकी परिभाषा में संकुचित दृष्टिकोण दिखता है। दूसरा व्यापक दृष्टिकोण, थॉमसन एवं लेविस, इन्होंने अपनी बुक है इनकी पॉपुलेशन प्रॉब्लम, इनका जो फर्स्ट चैप्टर है जनसंख्या अध्ययन का परिचय, जो 1930 में पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने परिभाषित किया है कि जनांकिकी जो है वर्तमान समय की जनसंख्या के आकार, संरचना तथा वितरण में ही नहीं बल्कि समय समय पर इन पक्षों में हो रहे परिवर्तनों तथा इन परिवर्तनों के कारणों में भी है। तो यानी कि इनने अपनी परिभाषाओं को थोड़ा ब्रॉड कर दिया कि जनसंख्या को, परिवर्तन को तो नापना ही है, लेकिन ये परिवर्तन किस वजह से हो रहे हैं उसके कारणों को भी नोट करना, ये जनांकिकी का अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इन्होंने इस तरह अपने परिभाषाओं को विस्तृत किया। जनांकिकी के अध्ययन के क्षेत्र और विषय सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनांकिकी का जो अध्ययन करेंगे हम कहाँ तक अध्ययन करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएं जिनका हमें अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहले हम जनसंख्या का आकार का अध्ययन करेंगे, जनसंख्या की संरचना अथवा गठन के बारे में अध्ययन करेंगे, जनसंख्या का वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं इस चीज़ का अध्ययन करेंगे, और जनसंख्या की नीति, ये चीज़ें इसमें अध्ययन करेंगे हम। ये जनसंख्या के क्षेत्र हैं और विषय सामग्री है। सबसे पहले हम जनसंख्या का आकार ये जानते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे ये आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। किसी समय, किसी स्थान विशेष पर, किस स्पेसिफिक टाइम पर व्यक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। फिर उसके बाद जनगणना, फिर पंजीकरण, फिर उसके बाद सैंपलिंग इकट्ठी की जाती है। इस आधार पर पूरे जनसंख्या का आकलन किया जाता है। यानी कि जनसंख्या का आकार ज्ञात करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर किसी समय विशेष पर किसी निश्चित क्षेत्र को जनसंख्या का आकार ज्ञात करना ही पर्याप्त नहीं होता, वरन यह जानना भी महत्वपूर्ण होता है कि उस स्थान अथवा क्षेत्र की जनसंख्या में किसी तरह का कोई परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं।
उस स्थान विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है अथवा स्थिर है। भविष्य में उस स्थान की जनसंख्या में किस तरह का परिवर्तन संभावित है। जनसंख्या के परिमाण में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन की दर भी ज्ञात करना उचित समझा जाता है, ताकि भविष्य में जनसंख्या का अनुमान लगाया जा सके। इस तरह उन जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उन आंकड़ों का भी विश्लेषण किया जाता है, उसके हिसाब से भविष्यवाणी की जाती है। एक तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया जाता है कि पहले जनसंख्या क्या थी, अब क्या है, भविष्य में क्या होगी। जनसंख्या परिवर्तन की मात्रा व दर जानने के साथ साथ इस तथ्य का विश्लेषण करना यह आवश्यक होता है कि जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है। यानी कि इसमें उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अब ये कारक क्या है, जैसे जन्म जनसंख्या को प्रभावित करती है, मृत्यु प्रभावित करती है, माइग्रेशन प्रभावित करता है कि व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाना, यानी कि जहाँ से वो गया है वहाँ वहाँ जनसंख्या कम होगी और जहाँ वो माइग्रेट करके जहाँ वो निवास कर रहा है वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी। जिन्हें जनसांख्यिकी प्रक्रिया के रूप में अध्ययन किया जाता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय जनसंख्या की संरचना अथवा गठन, यह महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, जनसंख्या का आकार हमें किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के संबंध में केवल सामान्य जानकारी देता है, परंतु जनसंख्या की संरचना के अध्ययन में हम किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की सभी जनांकीय विशेषताओं की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं। दो स्थानों की जनसंख्या अगर समान भी हो तो उनमें आयु, लिंग, जाति, धर्म, निवास स्थान के आधार पर भिन्नताएं हो सकती है। जनसंख्या की संरचना के अध्ययन से हमें इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हो पाती है कि एक समाज किन आधारों पर दूसरे से भिन्न है। वही तुलनात्मक रूप में कि किस हिसाब से एक क्षेत्र की जनसंख्या दूसरे क्षेत्र की जनसंख्या से भिन्न है, जबकि आकार में वो समान है। ऐसी कौन सी विशेषताएं जो दूसरे क्षेत्र के या समाज के व्यक्तियों में नहीं पाई जाती। एक समाज किन किन कारणों से दूसरे समाज से भिन्न है और अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। तो प्रोफेसर हाले के अनुसार जनसंख्या की संरचना के अध्ययन से निम्न 4 उद्देश्य पूरे होते हैं। पहला, इससे विभिन्न जनसंख्या के समूह में परस्पर तुलनात्मक यानी कि तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं हम। किसी जन समूह में श्रम शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ लेबर फोर्स कितना है, काम करने वाले कितने व्यक्ति हैं। थर्ड, संरचना संबंधी जानकारी से हमें जनांकीय की प्रक्रियाएं समझी जा सकती है, जैसे बिना आयु, संरचना तथा लिंग अनुपात जाने हम जन्म दर व मृत्यु दर का अनुमान नहीं लगा सकते। संरचना संबंधी सूचनाओं से ही हमें सामाजिक ढांचे उसमें आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन हो सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय है जनसंख्या का वितरण। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि विश्व तथा उसके किसी हिस्से में जनसंख्या का वितरण कैसा है और उस वितरण में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। प्रोफेसर डोनाल्ड जे बॉक का विचार है कि किसी देश की जनसंख्या का अध्ययन 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक समग्रात्मक विधि, एक वितरणात्मक विधि। इसमें समग्रात्मक विधि में इस विधि के अनुसार देश को एक इकाई मानकर इसकी जनसंख्या के आकार, गठन और उसके परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि पूरे क्षेत्र को एक भौगोलिक इकाई के रूप में मान लिया जाता है, उसमें जनसंख्या के आकार और उसके गठन और परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, वितरणात्मक, इस विधि में किसी भी देश के छोटे छोटे उपविभागों की जनसंख्या के आकार पर व गठन का अध्ययन किया जाता है। उनकी योग की सहायता से संपूर्ण देश के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी किसी विशेष समय में किसी स्थान पर जनसंख्या के आकार का पता लगा के ऐसे ही पूरे देश का या पूरे राष्ट्र के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोनों विधि एक दूसरे की पूरक है। पहली विधि में समस्त देश का चित्र प्रस्तुत करती है और दूसरी इसके उप विभागों से संबंधित है। उदाहरण के लिए भारत में कुछ वर्षों में मृत्यु दर में कमी आई है। प्रथम विधि जो पहली विधि जो समग्रात्मक विधि है भारत की मृत्यु दर का वितरण देगी, लेकिन दूसरी विधि यह बताएगी कि विभिन्न प्रदेशों, जनपदों, गाँवों में मृत्यु के दबाव में क्या अंतर हुआ है, यानी कि कहाँ पे अधिक सुधार हुआ है, कहाँ पे कम सुधार हुआ है, एक रेट भी निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि वही तुलनात्मक अध्ययन।
इस तरह वितरण की सहायता से यह जाना जा सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जनांकिकी दरों में क्या अंतर है। जनसंख्या संबंधी आंकड़े दो आधार पर एकत्र किए जाते हैं: भौगोलिक इकाई तथा महाद्वीपीय रेगिस्तानीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, संपूर्ण विश्व को आधार मानकर। दूसरा प्रशासनिक इकाई जैसे देश, प्रदेश, जिला, शहर, नगर निगम, नगर पालिका तथा ग्राम आदि के आधार पर मानकर। इस तरीके से हम जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व। ऐसे क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अनेक तत्वों से प्रभावित जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों के आधार पर जनसंख्या का भावी अनुमान लगाना भी जनांकिकी अध्ययन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनांकिकी प्रवृत्तियों के साथ साथ समाज में होने वाले परिवर्तन भी जनसंख्या की संरचना तथा आकार को प्रभावित करते हैं। जब मनुष्य की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, जब मनुष्य अविवाहित से विवाहित हो जाता है, बेरोजगार व्यक्ति को अगर रोजगार मिल जाता है, तो वह अपने जनांकिकी परिवेश को प्रभावित करने की स्थिति में आ जाता है। तो इस तरह उस क्षेत्र की जनसंख्या प्रभावित होती है। अगला टॉपिक, जनसंख्या नीति। तो आज के युग में जनसंख्या नीति जनांकिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवयव है। और ये नीति, अगर नीति आ गई तो एक ऐसी पॉलिसी, यानी कि किस तरह जनसंख्या को कंट्रोल करना है। जैसे कुछ समय पहले चाइना में आया था कि चाइना में ये चाइना की जो सरकार है वहाँ ने ये कह दिया कि केवल एक परिवार यानी कि माता पिता केवल 2 बच्चे अलाउ करने हैं। फिर उनके बाद वहाँ देखा गया कि यूथ कम है, जिसे हम चाइना 2 चाइल्ड पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जो कि अक्टूबर 2015 में अनाउंस किया गया था वहाँ की सरकार के द्वारा। तो उसका क्या प्रभाव हुआ था कि वहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो नैरो हो गई थी, वहाँ की वर्क फोर्स भी नैरो हो गई थी, यहाँ पे जो काम करने वाले युवा हैं वो कम हो गए थे। तो मजबूरन बदलना पड़ा, 2 से 3 चाइल्ड पॉलिसी करना पड़ा। तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि जनसंख्या को एक आर्थिक कल्याण के क्षेत्र में या सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कैसे महत्वपूर्ण बनाया जाए। तो जनांकिकी अध्ययन के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अवयव है जनसंख्या नीति के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किसी क्षेत्र या किसी देश की जनसंख्या के आकार को उसके साधनों के अनुरूप किस तरह बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। यानी कि देश की जितने पर्याप्त साधन है उसके आधार पर जनसंख्या को किस हिसाब से कंट्रोल किया जाए। जो देश के संसाधन हैं, जो राष्ट्र के संसाधन हैं, उसका वितरण उचित रूप से किया जा सके। एक तरह से देखा जाए तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस तरीके से किया जा सके, तथा जनसंख्या में किस तरह परिमाणात्मक सुधार के साथ साथ उसमें गुणात्मक सुधार भी लाया जा सके। सामान्यतया जनसंख्या नीति के अंतर्गत हम यह व्यवस्था करते हैं कि जन्म दर को किस प्रकार नियोजित किया जाए, मृत्यु दर में किस तरह कमी लाई जाए, तथा जनसंख्या की किस किस्म में किस तरह से सुधार किया जाए। साथ ही परिवार नियोजन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाए। जनसंख्या नीति का महत्व इस बात में निहित है कि इस नीति के अभाव में आर्थिक नियोजन का सफल होना संभव ही नहीं हो सकता। विश्व जनसंख्या सम्मेलन एवं जनसंख्या अध्ययन केंद्रों में जनसंख्या संबंधी निम्न बातों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, जिसे जनांकिकी के अध्ययन के क्षेत्र में के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे प्रजनन शक्ति एवं प्रजनन दर, मृत्यु क्रम एवं अस्वस्थता, विवाह एवं वैवाहिक दरें, आयु तथा लिंग संरचना, आवास प्रवास, प्रक्षेपण, जनसंख्या एवं साधन, जनसंख्या का आकार, गठन, वितरण, जनांकिकीय माप, परिवार नियोजन, जनांकिकीय शोध, प्रशिक्षण, श्रम पूर्ति के जनांकिकीय पहलू, जनसंख्या के गुणात्मक पहलू, शिक्षा, आवास, जीवन स्तर, जनसंख्या एवं सामाजिक आर्थिक विकास। तो इस तरीके से हम जनांकिकी में इन विषय क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। अगर इस वीडियो में किसी भी टॉपिक को आपको विस्तार से जानना है तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए।